अक्यूट प्रोस्टेटाइटिस की इटियोलॉजी में आते हैं इकोलाई, क्लेप्सिला, प्रोटियस, सूडोमोनास, एंटेरोबैक्टर, गोनोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई. Chronic prostatitis, it is a primary voiding dysfunction problem, either structural or functional. Chronic may be E. coli is responsible for 75 to 80% of the chronic cases. Apart from E. coli, enterococci, pseudomonas, trichomatis, uroplasma species and uncommon organism में M. mycobacterium tuberculosis. क्या करता है? अच्छा, granulomatous infection जो होता है अपार्ट फ्रॉम टीबी और किस किस केसेस में होता है, और इन्फेक्शियस कंडीशन जिसमें ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होता है. लेप्रेसी, लेप्रेसी का कौन सा पार्ट, कौन सा वेरिएंट? ट्यूबरकुलोइड लेप्रेसी. और ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन किस किस में होता है? Uncommon organisms such as Mycobacterium tuberculosis, Histoplasma, Candida. Tuberculosis prostatitis जनरली उन पेशेंट से मिलता है जिसमें इधर रीनल ट्यूबरकुलोसिस है या एचआईवी का इन्फेक्शन है, साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन है. पेशेंट को अगर साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन होता है, साइटोमेगालो वायरस जनरली यार सो जाओ तुम लोग, ठीक है, लेकिन बस बात मत करो. जनरली जिन पेशेंट्स में साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन होता है वो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज केसेस में एड ऑन पेशेंट इन्फेक्शन कैच करता है. उस केस में एक्चुअली ट्यूबरकुलोसिस प्रोस्टेट में भी हमें मिल सकता है. जनरली अमंग ओल्डर पेशेंट्स मिलता है. नॉन बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस टाइप 2 एंड टाइप 4 आर द मोस्ट कॉमन. हाँ, टाइप्स ऑफ प्रोस्टेटाइटिस, ये 4 सिंड्रोम्स है ऑफ प्रोस्टेटाइटिस. टाइप 1 में हम लोग बोलते हैं अक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस है. टाइप 2 होता है क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस. टाइप 3 होता है क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस, जिसके अंदर बेसिकली हमें पेल्विक पेन सिंड्रोम मिलता है, और फिर ग्रैनुलोमैटस भी उसी के अंदर आता है. एंड टाइप 4 में आता है एसिम्प्टोमेटिक इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टेटाइटिस. पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, बस इन्फ्लेमेशन है प्रोस्टेट का. इसकी पैथोफिजियोलॉजी में बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया कॉमन होते हैं. हिमैटोजेनस लिम्फेटिक या फिर कंटिन्यूअस स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन फ्रॉम सराउंडिंग ऑर्गन्स. पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस रिस्क बढ़ा देती है प्रोस्टेटाइटिस का. वायरल एंड ग्रैनुलोमैटस प्रोस्टेटाइटिस जनरली एसोसिएटेड होता है एचआईवी के केस में. प्रोस्टेट एक नॉर्मल ऑर्गन नहीं है जहां पे टीबी इंफेक्शन होगा. तो जनरली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं या फिर ओल्डर एज ग्रुप के पेशेंट्स होते हैं जिनकी इम्यूनिटी सफर करती है, उन केसेस में प्रोस्टेट में भी हमें टीबी मिल सकता है. A common viral pathogen of prostatitis and HIV infection is cytomegalovirus. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज केस में, जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम बोला था कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज केस में साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन कॉमन हो जाता है. Mycobacteria such as Mycobacterium tuberculosis and fungi such as Candida also have been associated with culture negative disease in this population. Culture negative क्यों? माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा. अक्यूट प्रोस्टेटाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी है. जनरली acute bacterial prostatitis is caused by ascending infection through the urethra, refluxing urine into the prostatic ducts or direct extension of the lymphatic spread from rectum. प्रोस्टेट में कोई भी इंफेक्शन पहुंचने का एक बहुत कॉमन रूट होता है, वो है यूरेथ्रा, जबकि हमें असेंडिंग इंफेक्शन होता है यूरेथ्रा से.
अक्यूट प्रोस्टेटाइटिस में वो इन्फेक्शन यूरेथ्रा के थ्रू होता है या फिर आसपास के लिम्फेटिक्स रेक्टम के थ्रू, जो लिम्फेटिक्स प्रोस्टेट में जाते हैं उन लिम्फेटिक्स के थ्रू होता है। ये स्पॉन्टेनियसली हो सकता है या फिर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है यूरेथ्रल मैनिपुलेशन का, मतलब कि आपने यूरेथ्रा में कुछ सपोज कैथेटर इंसर्ट किया है, वहां पे यूरेथ्रा में कैथेटर की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत कॉमन है यूरेथ्रा का इन्फेक्शन, यूटीआई जिसे हम लोग बोलते हैं। उस केस में चांसेस होते हैं कि वो असेंडिंग इन्फेक्शन हो गए, प्रोस्टेट में भी इन्फेक्शन हो जाए। तो अगर हमने यूरेथ्रा को मैनिपुलेट किया है किसी भी तरीके से या फिर स्पॉन्टेनियस इन्फेक्शन भी हो सकता है, दोनों ही केसेस में चांसेस हो जाते हैं अक्यूट प्रोस्टेटाइटिस होने के। कैथेटराइजेशन, सिस्टोस्कोपी, यूरेथ्रल डायलिटेशन, सर्जिकल प्रोसीजर ऑन द प्रोस्टेट, इनमें से किसी की वजह से आपने यूरेथ्रा मैनिपुलेट हुआ है या फिर डायरेक्टली आपने प्रोस्टेट पे ही सर्जिकल प्रोसीजर किया है, मतलब कि आपने बेसिकली एनवायरमेंट से प्रोस्टेट को एनवायरमेंट से एक्सपोज किया है, तो उस केसेस में अक्यूट प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। ये हमने लास्ट पढ़ ही लिया है कि हाँ, अक्यूट प्रोस्टेटाइटिस में प्रोस्टेट एनलार्ज होगा, स्वॉलन होगा, टेंस होगा। अक्यूट केसेस हैं इसलिए एब्सेस फॉर्मेशन भी हो सकता है वहां पे, एंड फोकाई ऑफ नेक्रोसिस भी मिल सकता है। एब्सेस है इसीलिए वहां पे फोकाई ऑफ नेक्रोसिस मिल सकता है, एब्सेस के अंदर नेक्रोसिस होता है। माइक्रोस्कोपी के अंदर प्रोस्टेट एसिनाई जो होंगे डायलेटेड एंड फिल्ड विद न्यूट्रोफिलिक एक्सुडेट। आपको जब न्यूट्रोफिल्स मिल जाएंगे प्रोस्टेट में, वो क्लियर कट इंडिकेट करता है कि अक्यूट प्रोस्टेटाइटिस है। इट मे बी डिफ्यूज अक्यूट इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट, इधर आपको प्रोस्टेटिक एसिनाई में न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे या फिर प्रोस्टेटिक स्ट्रोमा में भी मिल सकते हैं। प्रोस्टेट की नॉर्मल हिस्टोलॉजी याद है? लास्ट 2 से 3 क्लास में डिस्कस की है। प्रोस्टेट में एसिनाई होते हैं, स्ट्रोमा होता है। एसिनाई जो होते हैं बाइलेयर्ड होते हैं, जिसमें अंदर इनर कॉलमनर टू क्यूबॉइडल लेयर होती है और आउटर मायोएपिथेलियल सेल लेयर होती है। तो या तो उस एसिनाई के अंदर आपको न्यूट्रोफिलिक एक्सुडेट मिल सकता है या फिर स्ट्रोमा में मिल सकता है। इडीमा, हाइपरीमिया एंड फोकाई ऑफ नेक्रोसिस फ्रीक्वेंटली अकम्पनी अक्यूट इन्फ्लेमेटरी इन्वॉल्वमेंट। अक्यूट इन्फेक्शन के केस में हमें नेक्रोसिस, जैसे हमने ग्रॉसली बात की, ग्रॉसली भी आपको एब्सेस एंड नेक्रोसिस मिल सकता है, माइक्रोस्कोपिकली भी एब्सेस और नेक्रोसिस। बेसिकली एसिनाई के अंदर जो न्यूट्रोफिलिक कलेक्शन है, उस कलेक्शन को ही बोलते हैं एब्सेस फॉर्मेशन। न्यूट्रोफिल के कलेक्शन को ही बोल रहे हैं हम यहाँ पे एब्सेस फॉर्मेशन, और वही होता है एट प्लेसेस। जब क्रॉनिक एब्सेस हो जाता है तो उसमें हम लोग को ग्रैनुलेशन टिश्यू, नेक्रोसिस, ये सब कुछ मिलता है। अक्यूट केसेस में जब एकदम इमीडिएटली अगर आपको पता चल गया तो उस केसेस में अभी तक नेक्रोसिस तक पहुंचा नहीं है, ग्रैनुलेशन टिश्यू अभी तक ठीक से फॉर्म नहीं हुआ, उससे पहले आपने एब्सेस रिमूव कर दिया, तो हमें उस केसेस में न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही, इन जनरल हर केस की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि इन जनरल जब भी इवन स्किन पे भी हम एब्सेस फॉर्मेशन जब हम देखते हैं, अगर हम इमीडिएटली रिमूव कर देते हैं होने के टाइम पे, तो हमें माइक्रोस्कोपिकली उसमें सिर्फ न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। लेकिन अगर वो 1-2 दिन 4 दिन रह गया है तो उस केसेस में वहां पे ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, नेक्रोसिस, सब कुछ आपको मिलेगा बैकग्राउंड में। क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस के केस में, क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस इज मोर कॉमन एंड फोकाई ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन फ्रीक्वेंटली ओल्डर एज ग्रुप में होता है, मोर देन 40 इयर्स ऑफ एज। जनरली एसिम्प्टोमेटिक रहता है बट में कॉज एलर्जिक रिएक्शन, आयराइटिस, आर्थराइटिस, इससे रिलेट कर सकता है क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस बैकग्राउंड में। इसके 2 टाइप्स होते हैं, क्रॉनिक बैक्टीरियल एंड क्रॉनिक ए बैक्टीरियल। क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस जैसे अक्यूट होता है आपका असेंडिंग इन्फेक्शन के थ्रू, वैसे ही होगा, बस वही है कि क्रॉनिकली पेशेंट एक्सपोज हुआ है उस सेम बैक्टीरिया के। इट इज जनरली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिकरेंट यूटीआई। डायग्नोसिस इज मेड व्हेन डिटेक्शन ऑफ WBC इज मोर देन 10 to 12 per high power field इन प्रोस्टेटिक सिक्रीशन। इसको ट्रीट, बेसिकली हमें इस केस में अंडरलाइंग डिजीज को ट्रीट करना पड़ता है। हम क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस को ट्रीट करने से पहले हमें उसकी अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना पड़ेगा। अंडरलाइंग कॉज हट जाएगा तो अपने आप ही ये ठीक हो जाएगा।
क्रॉनिक ए बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस ज्यादा कॉमन होता है. देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट यूटीआई, यूरिन कल्चर एंड प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस आर ऑलवेज नेगेटिव. द पैथोजन इम्प्लीकेटेड क्लमाइडिया, ट्राइकोमेटिस एंड यूरोप्लाज्मा जनरली इसमें इन्वॉल्व होते हैं. दोनों की पैथोलॉजिक चेंजेस सेम होते हैं. प्रोस्टेट एनलार्ज होगा. अब क्योंकि क्रॉनिक हो गया है, बार बार हील हो रहा था, बार बार ठीक हो रहा था, तो उस केसेस में फाइब्रोसिस होने के चांसेस रहते हैं वहां पे. और प्रोस्टेट श्रंकन होगा, मे बी एनलार्ज और श्रंकन, और साथ में फाइब्रोसिस, क्योंकि वो क्रॉनिक इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार हील हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो वहां पे फाइब्रोसिस होने के चांसेस होंगे. डायग्नोसिस माइक्रोस्कोपिकली, जैसे मैंने बोला क्रॉनिक के केस में आपको क्या मिलेगा, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस. तो लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स की अगर आपको शीट्स मिल रही है जहां पे आपको न्यूट्रोफिल्स नहीं मिल रहे हैं, वो केसेस में हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस है. प्रोस्टेटिक कैल्कुलाई एंड फोकाई ऑफ स्क्वैमस मेटाप्लेजिया. प्रोस्टेट की लाइनिंग नॉर्मली एसिनार लाइनिंग होती है, लेकिन हमारी बॉडी में कहीं भी अगर बार बार रिपीटेडली लाइनिंग अफेक्ट होती है, तो वहां पे कौन सी लाइनिंग बन जाती है, स्क्वैमस आ जाती है. क्योंकि स्क्वैमस जो होती है वो हमें वेयर एंड टेयर से प्रोटेक्ट करती है. तो बॉडी के अंदर स्क्वैमस मेटाप्लेजिया हर उस जगह पे हो जाता है जहां पे क्रॉनिकली वो एपिथेलियम अफेक्ट हो रही है, क्रॉनिकली उस एपिथेलियम पे इंजरी हो रही है, तो वहां पे स्क्वैमस मेटाप्लेजिया होगा. वैसे ही प्रोस्टेट में क्रॉनिक केसेस में, अक्यूट में नहीं, क्रॉनिक केसेस में स्क्वैमस मेटाप्लेजिया भी दिख सकता है. नेक्स्ट है ग्रैनुलोमेटस प्रोस्टेटाइटिस. एज द नेम सजेस्ट, ग्रैनुलोमा मिलेंगे. मोस्ट कॉमनली कॉज होता है ट्यूबरकुलोसिस. ये आपका इधर वाली पिक्चर जो है, ये आपके क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस. ये सारे छोटे छोटे जो सेल्स, ये आपका एसिनाई है, ये पूरा ये इधर ये एसिनाई है. बीच में सारे जो ब्लू 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 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, ये सारे के सारे लिम्फोसाइट्स हैं. और इधर हम बात करें, ये एसिनाई, ये छोटे छोटे हो गए हैं, और ये पूरा आपका ग्रैनुलोमा का फोका है. ग्रैनुलोमा कैसे बनता है, क्या मिलता है ग्रैनुलोमा में, मल्टीन्यूक्लियर जाइंट सेल और एपिथेलॉइड सेल्स, और सेंटर में क्या होता है, केशियस नेक्रोसिस. ये आपका इधर रहा, ये लाइट पिंक कलर का दिख रहा है, ये पूरा केशियस नेक्रोसिस है. और क्या होता है ग्रैनुलोमा में, केशियस नेक्रोसिस, मल्टीन्यूक्लियर जाइंट सेल्स, और क्या बोले, एपिथेलॉइड सेल्स और लिम्फोसाइट्स. ये टोटल कलेक्शन को हम लोग बेसिकली ग्रैनुलोमा बोलते हैं. एपिथेलॉइड सेल्स क्या होते हैं, मैक्रोफेज कन्वर्ट होता है एपिथेलॉइड सेल्स में, और एपिथेलॉइड सेल्स के ही जब क्लस्टर्स बनते हैं तो वो मल्टीन्यूक्लियर जाइंट सेल फॉर्म करते हैं. ग्रैनुलोमेटस के केस में ग्लैंड्स जो है वो फर्म टू हार्ड हो जाएगा, जो कि अगर हम रेक्टल एग्जामिनेशन, अगर कार्सिनोमा प्रोस्टेट याद हो तो हम लोग उस केसेस में डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, जिस केसेस में अगर प्रोस्टेट एनलार्ज होता है तो आपको फील होता है वो कि प्रोस्टेट एनलार्ज है. इस केसेस में भी फील होगा प्रोस्टेट एनलार्ज है, हार्ड है, फर्म है, तो सस्पेक्ट करो, क्योंकि और ओल्डर एज ग्रुप है. ये सारे सिम्टम्स जब हम क्लिनिकली देखते हैं तो हमें सस्पेक्ट होता है कि वो कार्सिनोमा प्रोस्टेट का केस हो सकता है. Microscopically inflammatory reactions consist of macrophages, lymphocytes, plasma cells and multinuclear giant cells. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इस केस में एक्चुअली एक चीज और है, क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस हमेशा ही टीबी की वजह से हो ये जरूरी नहीं होता है. माइक्रोस्कोपिकली हम वो देख के फिर पेशेंट को सजेस्ट करते हैं फर्दर वर्कअप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस जस्ट टू रूल आउट ट्यूबरकुलोसिस. जरूरी नहीं है कि क्रॉनिक, अगर हमें ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन या फिर हमें ये मल्टीन्यूक्लियर जाइंट सेल्स और ये मिल रहे हैं तो वो टीबी ही हो. क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस अपने आप में एक एंटिटी है, उसका ग्रैनुलोमेटस प्रोस्टेटाइटिस अपने आप में एक एंटिटी है, उसका एक पार्ट होता है ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, अक्यूट के केस में पेशेंट फीवर, चिल्स, मलेज, आर्थ्रेल्जिया, मायल्जिया, प्रोस्टेटिक पेन, डिस्यूरिया के साथ प्रेजेंट करेगा. अक्यूट केसेस में जनरली पेशेंट फीवर के साथ प्रेजेंट करता है. अक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पेशेंट फीवर के साथ ही प्रेजेंट करेगा, फीवर, चिल्स, मलेज.
ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी सिम्टम्स हो सकते हैं फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, डिसयूरिया, हेजिटेंसी, लो बैक पेन, एब्डोमिनल पेन, स्पॉन्टेनियस यूरेथ्रल डिस्चार्ज। ऊपर के सारे सिम्टम्स और कहाँ पे होते थे ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी सिम्टम्स? फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, डिसयूरिया, हेजिटेंसी, वीक स्ट्रीम, और मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होते हैं सिम्टम? प्रोस्टेटाइटिस तो मोस्ट कॉमन कंडीशन नहीं होती है। प्रोस्टेट की मोस्ट कॉमन कंडीशन क्या होती है? बीपीएच। बीपीएच में पेशेंट ओल्डर एज ग्रुप, और अगर ये सिम्टम्स है फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, डिसयूरिया, हेजिटेंसी, वीक स्ट्रीम, देयर आर लाइक प्रीडोमिनेंटली केसेस जो होंगे वो बीपीएच के होंगे। बीपीएच में हम लोग वहां से बायोप्सी लेके रूल आउट करते हैं कि कार्सिनोमा तो नहीं है, बस उतना ही डिफरेंस होता है, अदरवाइज प्रीडोमिनेंटली वो बीपीएच के केसेस होते हैं। क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस के केस में पेशेंट विद क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस टिपिकली हैव नो सिम्टम्स, इंस्टेड दीज पेशेंट में प्रेजेंट विद द फॉलोइंग: intermittent dysuria, intermittent obstructive symptoms and recurrent UTI। क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस की हमने इटियोलॉजी में ही पढ़ा था, रिकरेंट यूटीआई इसका एक मोस्ट कॉमन कॉज होता है, तो पेशेंट उसी हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट करेगा। पेशेंट विद क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस एंड क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम प्रेजेंट करता है पेल्विक पेन के साथ में, जिसके अंदर पेरिनियल, सुप्राप्यूबिक, कॉक्सियल, रेक्टल, यूरेथ्रल एंड टेस्टिकुलर पेन हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स के साथ में इजैक्यूलेटरी पेन एंड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ में, इनमें से किसी भी केसेस में, और जनरली पेल्विक पेन सिंड्रोम के केस में वो पेन के साथ कंप्लेन करेगा, जो कि पेल्विक एरिया में उसको, पेल्विक रीजन में उसको पेन होगा, साथ में ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स होंगे। प्रोस्टेटाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? अगर प्रोस्टेटाइटिस बार बार हो रहा है, क्या कॉम्प्लिकेशन होगी? पेशेंट इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है, एक सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? और प्रोस्टेट एनलार्ज हो रहा है तो वो सबसे पहले क्या करेगा? यूरेथ्रा को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। यूरेथ्रा सेंटर से निकलता है, प्रोस्टेट की एनाटॉमी पता है, याद है? यूरेथ्रा पास होता है, यूरेथ्रल प्रोस्टेट बोलते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोलते हैं। तो यूरेथ्रा प्रोस्टेट के सेंटर से पास होता है। प्रोस्टेट अगर एनलार्ज होगा तो यूरेथ्रा को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करते से क्या होगा? ब्लैडर में यूरिन रिटेंशन होगा, यूरिन पास नहीं होगा ब्लैडर से, तो ब्लैडर का क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, यूरिन रिटेंशन हो रहा है। अब ये एक साइकिल बनती है, यूरिन रिटेंशन हो रहा है तो वहां पे क्या होगा? इन्फेक्शन। यूरिन अगर पास नहीं हो रहा है, ब्लैडर में ही रह जा रहा है, तो वहां पे इन्फेक्शन होगा, वो इन्फेक्शन फर्दर प्रोस्टेट पे आएगा, तो एक साइकिल बनती है। आपको इस केस में प्रोस्टेट जो एनलार्ज है उसको हटाना पड़ता है, या फिर उसकी मेडिकेशन देनी पड़ती है ताकि उसका एनलार्जमेंट कम हो, तो अपने आप ही वो पूरा जो सीक्वेले बन रहा है वो सीक्वेले ठीक हो जाएगा। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज केसेस हैं तो वो इन्फेक्शन से डील नहीं कर पाएगा, तो क्या बनेंगे? एब्सेस फॉर्मेशन हो जाएंगे। इनफर्टिलिटी लिखा भी है, ड्यू टू स्कारिंग ऑफ द यूरेथ्रा एंड एजैक्यूलेटरी डक्ट्स। रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है तो यूरेथ्रा का स्कारिंग होगी। रिकरेंट सिस्टाइटिस होगा, पाइलोनेफ्राइटिस, बैकफ्लो की वजह से। आपका यूरिनरी ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन है अगर, तो बैकफ्लो होगा कहां पे? किडनी पे। अगर आपने वो हो गया क्या आप लोग का ब्लैडर वगैरह हो गया? हुआ है? नहीं। पाइलोनेफ्राइटिस हुआ है? किडनी हुई है? नहीं हुआ है। पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है? पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी। ठीक है। और हाँ, ठीक है। किस केस में होता है? इसका कॉज क्या होता है? पाइलोनेफ्राइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? प्रैक्टिकल में तो हो रखा है ना पाइलोनेफ्राइटिस, लिखा हुआ है साइड पर। हाँ, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है पाइलोनेफ्राइटिस का? किडनी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, किडनी डैमेज हो रही है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकता है?
वो जो इसमें बोला था मोस्ट कॉमन कॉज, स्टोन, रीनल स्टोन। रीनल स्टोन क्योंकि क्रॉनिकली उस एरिया में प्रेजेंट होते हैं। देखो या तो किडनी में प्रेजेंट हो सकता है या फिर वो यूरेथ्रा में पास, यूरेटर में पास हो सकता है। यूरेटर में पास होकर वो यूरेटर को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। दो चीजें होती हैं। किडनी में क्रॉनिकली रहा तो वही वो क्रॉनिक सीक्वेले आएगा, बार बार वहां पे डैमेज हो रही है किडनी की लाइनिंग एपिथेलियम, बार बार हील हो रही है, डैमेज हो रही है, हील हो रही है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस। क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस, एक वो आपका छोटा सा स्टोन आपकी किडनी को परमानेंटली डैमेज कर सकता है, उसके फंक्शन को, परमानेंट डैमेज, जिस केसेस में इधर डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट वाली नेक्स्ट स्टेज आती है। क्योंकि वो क्रॉनिकली अगर किडनी में रह रहा है, वो बार बार उस एपिथेलियम को डैमेज कर रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, फाइब्रोसिस हो रहा है। फाइब्रोसिस की वजह से क्या हो रहा है, किडनी की फाइब्रोसिस अगर किसी भी जगह पे हो जाता है तो उस जगह की फंक्शनिंग चली जाती है। फाइब्रोसिस हमारी बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फंक्शनिंग पूरी रिपेयर हो जाएगी, तो उधर की फंक्शनिंग चली जाती है। और अगर वो यूरेथ्रा में जाता है, यूरेटर को अगर ऑब्स्ट्रक्ट किया, यूरेटर को ऑब्स्ट्रक्ट किया तो क्या हुआ, बैकफ्लो हुआ यूरिन का, यूरिन पास नहीं हो रहा है। एक्सक्यूज मी, टाइम कितना हुआ है? अगर उसने यूरेटर को ऑब्स्ट्रक्ट किया है स्टोन ने, तो बैकफ्लो हो रहा है यूरिन का वापस किडनी में। किडनी से जो यूरिन यूरेटर पे जा रहा था वो वापस किडनी में जा रहा है। तो वो क्या करता है, पेल्विक एलेसियल सिस्टम को पुश करता है। बेसिक एनाटॉमी पता है किडनी की, मैं जो टर्म्स बोल रही हूँ समझ आ रहे हैं? पेल्विक एलेसियल सिस्टम पता है? हाँ ठीक है। तो जब वो बैकफ्लो होता है यूरिन का, तो वो यूरिन बैकफ्लो की वजह से वो कैलिसिस पुश होते हैं, कैलिसिस पुश होते हैं तो वहां पे डायलेटेशन ऑफ कैलिसिस हो जाता है। जो आपके माइनर कैलिसिस है, मेजर पीछे की तरफ है, माइनर आगे की तरफ है, वो आगे के कैलिसिस डायलेट होंगे, डायलेट होके वो अपनी फंक्शनिंग लूज कर देते हैं। वही सेम इफेक्ट इसमें होता है। वहां पे यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन था, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन है। यूरिन के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन है तो बैकफ्लो होगा यूरिन का, तो वापस वही बैकफ्लो की वजह से वो पुश करेंगे, पुश करके वो कैलिसिस का डायलेटेशन होगा, पाइलोनेफ्राइटिस हो जाता है। पाइलोनेफ्राइटिस अगर क्रॉनिकली रह जाएगा वहां पे, अगर आप वो ठीक नहीं हो रहा है तो फिर वहां पे रीनल डैमेज होगा। एंड लास्ट स्टेज होती है सेप्सिस। द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ प्रोस्टेटाइटिस इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड एक्सप्रेस प्रोस्टेटिक, फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस एनालिसिस ऑफ प्रोस्टेटिक सिक्रीशन। जनरली एडिशन, प्रोस्टेटाइटिस जनरली अकेला नहीं होता। जनरली अक्यूट प्रोस्टेटाइटिस इज अ डिफरेंट केस, पर नॉर्मली 60 to 70% ऑफ द पेशेंट में, अगर पेशेंट प्रोस्टेटाइटिस के साथ में है तो चांसेस है, क्योंकि ओल्डर एज ग्रुप है, बीपीएच होगा ही होगा उसको। जनरली बीपीएच के बैकग्राउंड में प्रोस्टेटाइटिस हो रखा होता है पेशेंट को। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, क्रॉनिक पेन सिंड्रोम के साथ में सिस्टाइटिस, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, अभी हमने देखा, प्रोस्टेटिक कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर एंड यूरोलिथियासिस। इस केस में हम लोग यूरिन एनालिसिस करेंगे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, यूरिन कल्चर, कंप्लीट ब्लड काउंट, BUN, PSA, यूरिन सेंसिटिविटी, सिटी MRI, वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी, सिस्टोस्कोपी, यूरिन साइटोलॉजी स्टडीज। ये सारे टेस्ट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सारे वही टेस्ट है जो हम लोग बीपीएच में भी करेंगे। कैंसर के केस में इससे और बेटर होंगे, लेकिन बीपीएच के केस में भी हम लोग यही सारे टेस्ट करते हैं। यूरिन एनालिसिस एंड यूरिन कल्चर जो है वो बेसिकली कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन एंड आइडेंटिफाई पैथोजेंस, क्योंकि इसका कॉज ही है इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन कॉज इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए हमें यूरिन कल्चर और यूरिन एनालिसिस करना पड़ता है। ट्रीटमेंट इसका सपोर्टिव केयर, एंटीबायोटिक थेरेपी शुड इनिशियली इंक्लूड पेरेंटल बैक्टीरियोसाइडल एजेंट, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन।